चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के सेशन के साथ जो क्लास 12th की पॉलिटी है, राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है हमारा स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस में है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर पूरा अच्छे डिटेल से होगा, जिसमें हम इसमें पेपर में क्या क्या एमसीक्यू कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके क्या कहते हैं 6 मार्क्स के आते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे मैप भी आता है, तो मैप में भी क्या क्या पूछा जा सकता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये कुछ इमेजेस देख रहे हो आप, और इस इमेजेस को देखने के बाद में आपके मन में यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पर किसी एंड की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शीत युद्ध का जो काल है, इसके अंदर थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सी एक स्टोरी बताता हूँ ताकि आपका एक मन में एक ओवरव्यू बन जाए। देखो चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, सिंपल सी आपको बात याद रखनी है। आपको एक दो टर्म जो कि फर्स्ट पहले आपका शीत युद्ध वाला जो चैप्टर हुआ करता था वो आपको पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको दो बातें याद रखना है। अब तक हमारी दुनिया में दो युद्ध हो चुके हैं, जिसे हम दो विश्व युद्ध मेनली हम कहेंगे इस जगह पर, दो विश्व युद्ध। पहला जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर के लिए WW वर्ड यूज हुआ है, यानी पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। लेकिन फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं हम, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला। देखो दोनों जब वर्ल्ड वॉर हुए तो दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद एक तो चीज सिमिलर हुई, क्या, कि युद्ध में नुकसान हुआ। और युद्ध में नुकसान किसी एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को हुआ। दूसरी बात, जब युद्ध हुए तो युद्ध के बाद में हमने ये भी देखा कि जो पहले महाशक्ति थी वो अब कमजोर हो गए, और जो कमजोर थे वो ताकतवर हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही देखने को मिलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ऐसे ही देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वॉर में तबाही मची, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है हम इसमें ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद में दो महाशक्तियां निकल के आती है, एक यूएसए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और दूसरा यूएसएसआर जिसे हम समाजवादी सोवियत गणराज्य के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये इतने ताकतवर देश नहीं थे जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन गए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये दोनों ताकतवर कैसे बन गए। ये एक्चुअल में दोनों इतने ताकतवर नहीं बने, जो इनसे और भी ताकतवर देश थे वही कमजोर पड़ गए। तो अंधों में काना राजा वाली बात होती है, बट एक्चुअल में उस समय की जो सिचुएशन थी उसमें एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर बहुत ताकतवर थे। हम देखते हैं कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया में एक होड़ मच गई, जिसे बोलते हैं भाई विश्व में कौन सबसे ताकतवर बनेगा। इस होड़ ने ही किस बात को जन्म दे दिया, शीत युद्ध को जन्म दे दिया। और इस शीत युद्ध का जो काल है वो ध्यान रखना आप सभी को, 1945 से लेकर कब तक चलेगा, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता। तो सोवियत संघ का विघटन कब होगा, 25 दिसंबर 1991, यानी 25 दिसंबर 1991। इस डेट वाले दिन सोवियत संघ का विघटन होगा, और हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर जो है वो खत्म हो जाता है। इस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुव में बट गई थी, दो भागों में बट गई थी, इस तरीके से एक भाग का अंत हो गया। और यहाँ पर इसीलिए ये कोटेशन यूज किया गया है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कि दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में दो ध्रुव बन गए, एक यूएसए का जिसे हम पश्चिमी ध्रुव बोलते हैं या पश्चिमी गुट बोलते हैं, दूसरी ओर आपका पूर्वी गुट था जिसे हम सोवियत संघ का गुट बोलते हैं। इसका क्या हो गया, अंत हो गया, और दुनिया में एकमात्र शक्ति बची। इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइन है इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब आपके से कोई सवाल पूछता है दो ध्रुवीयता का अंत का बताइए, क्या समझते हैं, या दो ध्रुवीयता के अंत से आपका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि भाई शीत युद्ध के अंत होने के साथ ही, शीत युद्ध के अंत होने के साथ ही, या फिर हम कह सकते हैं जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है भाई, शीत युद्ध के अंत के साथ ही, या फिर हम ऐसे कह देंगे कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही किसका अंत हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया अब आपको दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है जो सोवियत संघ था या जो सोवियत गुट था वो खत्म हो गया। अब वो खत्म क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसके बारे में अभी हम गहनता पूर्वक बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी है कि भाई हमें ये कैसे लक्षण होता है, हमें कैसे पता चलता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। तो सोवियत संघ के विघटन या दो ध्रुवीयता के अंत का मानना है, मैंने कहा मानना है, जब बर्लिन की दीवार गिरी,
बर्लिन क्या है, तो आपको ध्यान रखना जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। बर्लिन में क्या किया गया था वर्ष 1962 में, 1962 में क्या किया गया था, जर्मनी जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी जर्मनी जिसपे यूएसएसआर का कंट्रोल था, और दूसरा पश्चिमी जर्मनी जिसपे यूएसए, फ्रांस और साथ ही साथ में यूके यानी ब्रिटेन, इनका कंट्रोल था। ये सारे के सारे पूंजीवादी देश थे, इसीलिए एक साथ थे। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो ये सोवियत संघ को अलग क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसकी विचारधारा अलग थी। इसकी विचारधारा थी समाजवादी। इन तीनों की विचारधारा क्या थी, तीनों की विचारधारा थी पूंजीवादी। और पूंजीवादी विचारधारा होने की वजह से ये इनसे नफरत करते थे, और सोवियत संघ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पूर्वी जर्मनी की तरफ इनका कोई भी प्रभाव आए। इसीलिए सोवियत संघ ने क्या किया, पूर्वी जर्मनी के यहाँ पर, यानी जो पूर्वी जर्मनी है, बर्लिन है, वहां पर उसने दीवार खड़ी करवा दी। इस दीवार की वजह से ही शीत युद्ध और ज्यादा बढ़ गया, इनके संबंध आपस में और ज्यादा खराब हो गए। लेकिन आगे चल के इस दीवार को गिरा दिया गया, और ये दीवार जो है वहाँ की आम नागरिकों ने, वहाँ की आम पब्लिक ने, नॉर्मल सिविलियन ने, आम जनता ने गिराया। अब यहाँ से बर्लिन की दीवार से दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किसके द्वारा खड़ी कराई गई, तो आप बोलोगे सोवियत संघ के द्वारा खड़ी की गई। क्यों खड़ी करी गई बर्लिन की दीवार, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो पश्चिम के लोग हैं वो पूर्व की तरफ आए, और ना ही पूर्व के लोग पश्चिम की तरफ जाएं, वो ये चाहता था। दूसरी चीज देखो, दीवार कोई एक दिन में तो बनती नहीं, इसके बनने की शुरुआत 1961 में से हुई, और ये 150 किलोमीटर की थी दीवार। इंपॉर्टेंट याद रखना, 150 किलोमीटर, और साथ साथ 28 साल तक, 28 साल तक रही, ये याद रखना है। 9 नवंबर को इनको आम जनता ने क्या कर दिया, गिरा दिया गया। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी, लोगों को दिख गया कि अब जो है सोवियत संघ का जो पक्ष है वो कमजोर हो चुका है, और भविष्य में इन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि अब जल्दी क्या होगा, सोवियत संघ खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये एक लक्षण दिखा हमें सोवियत संघ के विघटन का। आगे बात समझ में आप सभी को। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली क्या थी। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर कुछ सोवियत संघ के नेताओं के नाम देखोगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, पहली बात तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है। जैसे व्लादिमीर लेनिन है, तो ये कौन थे, रूस की क्रांति के नायक थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये निकाल के लिख लोगे आप कि ये रूस की क्रांति के नायक थे। पहली बात, इन्होंने रूस की क्रांति के बाद जो मुश्किल दौर आया था रूस में, उस रूस को क्या किया, मजबूत बनाने में काम किया। साथ ही साथ में यूएसएसआर जब बना था, मैं आपको बता दूं ये यूएसएसआर कब बना, तो 1917 में, 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति हुई थी, ठीक है। इस क्रांति के बाद ही यूएसएसआर बना। 1917 से पहले रूस नाम का देश हुआ करता था। जितने भी समाजवादी देश थे, 15 गणराज्य समाजवादी देश, इन सभी समाजवादी देशों ने क्या किया कि भाई मिलजुल कर एक गणराज्य बना लिया। इन समाजवादी देशों ने क्या कर लिया, मिलजुल कर अपना गणराज्य बना लिया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके साथ साथ ये अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। इनका पद कब से कब तक रहा, उसके पद पे 1917 से लेकर 1924 तक। लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि इनकी दिमागी यानी मानसिक जो संतुलन था वो थोड़ा ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने 3 बातें बताई, कब से कब तक इन्होंने पद संभाला सोवियत संघ का, ये नायक माने जाते हैं सोवियत संघ की क्रांति के। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये मुश्किल दौर जब चल रहा था वहां पर, उस दौर से उनको निकालने में काफी हद तक ये भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर आता है यूएसएसआर। सबसे पहली बात तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है, यूएसएसआर का पूरा नाम बताओ, तो आप सीधा बोलोगे समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये पूरा नाम है। कब बना, 1917 में। कब बना, 1917 में बना। समाजवादी क्रांति के बाद बना है, ठीक है, ये भी बात याद रखोगे। और इसका मेन रीजन क्या था, ध्यान रखना है, जैसे एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक उसी तरीके से हालांकि मेल और फीमेल हमेशा ही अपोजिट नहीं होते, कभी इनके बीच में शादी विवाह भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, परंतु यहाँ पर अगर हम देखें पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। पूंजीवाद और समाजवाद जो है वो हमेशा ही एक दूसरे पर अपोजिट है, मतलब विपरीत है। समाजवाद कभी भी पूंजीवाद को बढ़ने नहीं देना चाहता, और पूंजीवाद कभी भी समाजवाद को बढ़ने नहीं देना चाहता। यही रीजन है कि शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अलग अलग विचारधारा को मानते थे। अमेरिका पूंजीवाद मानता था, सोवियत संघ समाजवाद मानता था। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और समाजवाद का उदय पूंजीवाद के विरुद्ध में हुआ था कि भाई पूंजीवाद फैलने नहीं देना, इसीलिए इसका उदय हुआ।
अब इसकी एक पार्टी बनी, एक समाजवादी पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी, ध्यान रखना है, जहां पर भी समाजवादी शासन व्यवस्था होती है वहां पर ये पार्टी होती है, याद रखना है। सोवियत राजनीतिक पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही पूरी की पूरी शासन की बागडोर थी। अब सोवियत प्रणाली क्या थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 15 गणराज्यों से मिलकर बनी थी। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सोवियत संघ जो है वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 गणराज्य से। कब बना, 1917 में। लेकिन 1917 में बनते ये ताकतवर नहीं हुआ ना, मैंने कहा इसके ताकतवर होने में थोड़ा समय लगा। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये ताकतवर हुआ। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये ताकतवर हुआ। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ताकतवर होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताकतवर होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहीं से सवाल आता है पेपर में, और ये जो पेपर में आएगा ना अगर क्वेश्चन आपके सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ये आपका 4 नंबर से कम नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं। ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये 4 मार्क्स में आएगा। जब एमसीक्यू में जो छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ एमसीक्यू में, अब जब ये 4 मार्क्स में आएगा तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाई सोवियत प्रणाली का मतलब, सोवियत प्रणाली जिसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, और यूएसएसआर का पूरा नाम जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और उसके बाद ये अस्तित्व में आया, और इसका आने का मेन उद्देश्य ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था को फैलने से रोके। लेकिन इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट बनाओ, सेकंड पॉइंट में फिर ये लिखो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरे के पूरे यूरोप में और पूरी की पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। हालांकि इसने क्या किया, यूरोप के कई देशों को तानाशाह से, राजाओं से मुक्त करवाया। जैसे मैं अभी आपको एक मैप दिखाता हूं, आप अगर ये मैप देखोगे तो इस मैप में आपको कुछ देश दिखेंगे, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, ये तुर्क, ये सारे देश ऐसे हैं जो जिसके जितने के नाम देख रहे हो आप यहाँ पर, ये सारे के सारे देश ऐसे हैं जो इसके फेवर में थे, इसके सोवियत संघ के। अभी आपके मन में सवाल आएगा जी इसके फेवर में थे क्यों, क्यों थे इनके फेवर में, क्या कारण था इनके फेवर में होने का। इसका रीजन ये था कि सोवियत संघ इनको मदद कर रहा था। सोवियत संघ जानता था कि ये मेरे पड़ोस के देश हैं, अगर मैं इनसे अच्छे संबंध बना के रखूंगा, इन देशों की सरकारों की मदद करूंगा, तो क्या होगा, ये मेरे साथ अच्छे से काम, और मेरी सुरक्षा बढ़ जाएगी, मेरी ताकत भी बढ़ जाएगी। अगर इधर से कोई मुझ पर हमला करेगा तो पहले यही देश होंगे, मुझ पर तो बाद में हमला होगा, समझ में आ रहे ना। तो इसने कूटनीति भी रखी थी। तो सोवियत संघ ने अपने जो गुट है उसको आगे बढ़ाया, आपको याद रखना है। और उसके बाद बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया भी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का ताकतवर बना। हम इसे दूसरे नंबर का क्यों बोल रहे हैं, पहले नंबर का क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के खत्म हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। पहले नंबर पे इसीलिए हम सोवियत संघ को रखेंगे और अमेरिका को रखेंगे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हम किसको रखेंगे, यूएसएसआर। अगर आपसे पूछ ले तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे, आप बोल देना नेम, NAM। नेम का मतलब क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष राज्य देश। वैसे एम का मतलब मूवमेंट से है और एम को आंदोलन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे देशों की बात कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी थे जो ना तो अमेरिका में शामिल हुए ना ही सोवियत संघ में, वो गुटनिरपेक्ष में जाते हैं। जैसे भारत है, भारत ना तो अमेरिका के साथ था ना ही वो सोवियत संघ के साथ था, इसीलिए भारत ने एक अलग ही रास्ता अपनाया जिसे गुटनिरपेक्ष। हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है शीत युद्ध वाले का, जो आपका आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पेपर में आ जाए दूसरे दुनिया का अंत से आप क्या समझते हो, तो दूसरे दुनिया के अंत का मतलब है सोवियत संघ का अंत। दूसरी दुनिया का मतलब ही किसका है, सोवियत संघ। आगे बात समझ में। अब ये सोवियत संघ जो है दूसरी महाशक्ति बनकर उभरा, और सोवियत संघ के पास देखें तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी इसकी। ये सुई की नोक से लेकर गाड़ी के बड़े बड़े पुर्जे भी खुद बनाता था। इसके अलावा इसके पास में ऊर्जा के विशाल संसाधन थे। इसका जो उद्योग था वो बहुत डेवलप था, मशीनरी उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। देश के अंदर जितना भी चीजें यूज होती थी सब कुछ देश में ही बनाता था, तो देश का पैसा बाहर नहीं जाता था, बल्कि दूसरे देशों में जो ये सामान बेच बेच के उनसे पैसा भी क्या करता था, कमाता था। यही रीजन था कि ये काफी ताकतवर था, यही रीजन था, तो काफी ये क्या था, ताकतवर था। इसका सकल घरेलू उत्पादन भी बहुत ज्यादा था, ये भी याद रखना है। सकल घरेलू उत्पादन को बोलते हैं GDP, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पादन, हिंदी में बोलते थे सकल घरेलू उत्पादन। यानी घरेलू उत्पादन इसका बहुत अच्छा था, सब कुछ ज्यादातर चीजें ये बनाता था। इसके अलावा सोवियत संघ की सरकार जो है उसने नागरिकों के लिए सारी सुविधाएं दे रखी थी, जो भी बुनियादी सुविधाएं थी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बच्चों की देखभाल की, जन कल्याण की, जितनी भी सुविधाएं थी सारी की सारी सुविधा वो देती थी, सरकार ही देती थी। और जितने भी संसाधन थे उन सब पे भी सरकार ने अधिकार कर रखा था।
जनता केवल वहाँ पर मजदूर की तरह या नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे आप देखते हो स्कूल में, हमारे देश में भी जितनी भी एजुकेशन है सरकार प्रोवाइड कराती है कि नहीं कराती? आप बोलोगे कराती है। तो आप स्कूल में जाते हो तो आपको हालांकि प्राइवेट स्कूल भी है, जिसके पास पैसा है तो वो तो कहेगा मैं तो सोने की प्लेट में ही खाना खाऊंगा, तो उसको रोक थोड़ी सकते हैं भाई, वो प्राइवेट में पढ़े चाहे वो अमेरिका में पढ़े, तो उसकी इच्छा वाली बात है। लेकिन हमारी सरकार ने सभी के लिए व्यवस्था कर रखी है। इवन दैट सरकार ने प्राइवेट स्कूल में भी कह रखा है कि आपको एनसीईआरटी बुक ही चलानी है 6th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद। सेम बुक पढ़ते हैं जो प्राइवेट में पढ़ते हैं और सरकारी में, कुछ अलग नहीं पढ़ते, सेम ही। लेकिन लोगों के पास पैसा है तो उनको लगता है कि प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो लोग प्राइवेट में। तो ऐसा ही यहाँ पर सूबे संघ के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ की सरकार ही सारी व्यवस्था करती थी, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। जनता के हाथ में संसाधनों का नियंत्रण भी नहीं था, सबको सरकार के हाथ में ही। आगे बात समझ में? और सूबे संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्य से, याद रखना है आप सभी। अब सोवियत पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया ही अलग से, सोवियत प्रणाली क्या थी, खत्म हो गया, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया कि सोवियत संघ की सेना जो है वो अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप करती है, तो इसका सन याद रखना है आपको, 1979। अभी अफगानिस्तान है क्या? अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको अफगानिस्तान दिख जाएगा, ये हमारा प्यारा भारत, और ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान को देखोगे आप, बोलोगे भैया वो अफगानिस्तान में क्यों हस्तक्षेप कर रहा था? यहाँ है रूस, ये है अफगानिस्तान, थोड़ा सा जूम आउट करके देखो अब देखना चाहो तो, ये है अफगानिस्तान, ये है रूस। इधर क्या मतलब बनता है? देखो मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों था इनके लिए, थोड़ा सा, क्योंकि ये जो रीजन है इसे बोलते हैं मिडल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का एरिया कहलाता है। और ये मिडिल ईस्ट में भी सबसे बीच में पड़ता है, भारत पाकिस्तान इधर के देशों से भी देखोगे बीच में पड़े। जब यहाँ पर अगर किसी देश का कंट्रोल है तो वो इधर से भी व्यापारिक संबंध अच्छे बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, इधर से भी। इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। सोवियत संघ चाहता था कि यहाँ पर भी समाजवादी शासन व्यवस्था आ जाए, अमेरिका चाहता था ना ऐसा ना हो, अमेरिका चाहता था पूंजीवाद आ जाए, सोवियत संघ ने यहाँ पर समाजवाद आ जाए, इसके लिए यहाँ पर आतंकवाद बढ़ावा दिया। अमेरिका आतंकवाद को रोक रहा था, फिर सोवियत संघ एक टाइम पे अपनी सेना को वापस लेके चला गया। फिर अमेरिका देखता है यहाँ पर कि यार यहाँ तो बहुत संसाधन है, बहुत, ठीक है भाई, बहुत संसाधन है, तो सोवियत संघ तो निकल गया यहाँ से आने वाले टाइम पे। फिर अमेरिका ने अपनी आर्मी यहाँ पर रख रखी थी। और आज वर्तमान समय में, अभी 2 साल पहले की बात बता दूं मैं आपको, 2 साल पहले की, कि अफगानिस्तान से अमेरिका की आर्मी 2 साल पहले गई है। अमेरिका की आर्मी यहाँ पर रहती थी, और जब से अमेरिका की आर्मी यहाँ से गई है तब से पूरे के पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है उस पर आतंकवादियों का कब्जा है, आतंकवादी यहाँ पर शासन करते हैं, जनता नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना। तो पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है, ये नहीं पूछेगा आतंकवादी आतंकवादी, बस आपको ये याद रखना है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? 1917 में। क्यों किया? इसका रीजन ये था कि सोवियत संघ चाहता था यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर समाजवाद आ जाए, परंतु अमेरिका नहीं चाहता था, सीधी सी बात है। इसीलिए यहाँ पर तनाव बढ़ गया, युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? अब आता है सोवियत संघ के कुछ महासचिवों के बारे में और भी बात कर लेते हैं। एक बार में हम बात कर लेंगे सबके बारे में, बार बार बात नहीं करेंगे। सोवियत संघ का अगला जो महासचिव है, पहला महासचिव आपने क्या देखा? व्लादिमीर लेनिन। और सेकंड नंबर पे हमारे सामने आते हैं जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन। ये थोड़ा सा बहुत खतरनाक बंदा था, सोवियत संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा भी था और थोड़ा सा खतरनाक भी था। ये लेनिन का उत्तराधिकारी था। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद कौन बैठा, यानी व्लादिमीर लेनिन के बाद में सोवियत संघ की जो तख्ती पे कौन बैठा? तो आप बोलोगे जोसेफ स्टालिन। कब से कब तक इसका पद रहा? 1924 से लेकर 1953 तक, काफी लंबे समय तक था। आप देख रहे हो ये बंदा वो पर्सन था जिसने सोवियत संघ को खूब ताकतवर बनाया। अगर ये पर्सन नहीं होता तो सोवियत संघ ताकतवर नहीं बनता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इसने क्या किया? उद्योगों का तेजी से विस्तार किया, बढ़ाया। इसने खेतों को बलपूर्वक सामूहिकरण कराया। इसने कहा ना, अगर खेत कुछ लोगों के हाथ में है तो उसका फायदा कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन खेत जो है अगर समाज के सब लोगों के हाथ में है तो उसका फायदा समाज के सब लोगों को मिलेगा। और जब समाज के सब लोगों को फायदा मिलेगा तो समाज के सब लोगों का भला होगा, और जनता हमें कुछ कहेगी नहीं कि हमारे लिए काम करो, हमारे लिए विकास करो। दूसरे विश्व युद्ध में जीत दिलाने का श्रेय भी इसको जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 1930 के दशक में जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था तो उस समय इसने क्या किया? तानाशाही रवैया भी अपनाया था।
इसने कहा कि जो भी मेरे विरुद्ध में बोलेगा उसे कुचल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और भाई ऐसा शासक होना भी चाहिए, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, भारत में भी ऐसा शासक होना चाहिए जो भारत को ताकतवर बनाए। ऐसा नहीं जो विदेश यात्रा पे जा रहा है तो वहाँ घूम रहा है, कुछ फोटो पोस्ट चल रही है देश के अंदर, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है लेकिन फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो ऐसे शासक के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई सा भी नेता हो, कोई सा भी, राहुल गांधी हो, कोई भी नेता। हमें इस समय हमारे देश की स्थिति ये है कि हमें एक कठोर शासक चाहिए जो बिल्कुल कठिनाई से शासन करे, जो सख्ताई से शासन करे। अगला और भी है, देखो और भी के बारे में अगला आता है निकिता क्रुश्चेव। ये मेल है, फीमेल मत समझ लेना, निकिता नाम से, निकिता क्रुश्चेव नाम है। अब सीधी सी बात है, ये जोसेफ स्टालिन के बाद बैठते हैं 53 से लेकर 64 तक। और इन्होंने भाई इनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी होती है, इनकी आलोचना भी होती है, और इन्होंने आलोचना करी भी, किसकी? स्टालिन की आलोचना करी, स्टालिन की। इनका कहना था कि स्टालिन ने तो जनता के अधिकारों को ही छीन लिया। और ये पर्सन ऐसा था, इसने थोड़ा बहुत क्या किया कि भाई जो अमेरिका वगैरह देशों के साथ में संबंध सुधारने के प्रयास किए। सबसे खराब संबंध किसके टाइम पे रहे थे? जोसेफ स्टालिन के टाइम पे रहे थे अमेरिका से संबंध। इसने थोड़े संबंध सुधारने के प्रयास किए, यही पहला व्यक्ति था जिसने अपने संबंध आप ठीक करने की कोशिश की। अगला आपका लियोनिड ब्रिजनेव, इसने फिर संबंध थोड़े से अमेरिका से खराब कर लिए। क्यों संबंध खराब कर लिए? क्योंकि इसी के टाइम पे 1979 इस टाइम पे ही सोवियत संघ ने क्या किया? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो अमेरिका के साथ तनाव के दौर थोड़े कम रहे इसके टाइम पे, लेकिन फिर इसने बढ़ा दिए थे। इसके टाइम पे बहुत सारी संधियां भी होती है। क्या होती है? संधि का मतलब होता है समझौता। और समझौता किस चीज को लिया हुआ था मैं आपको बता दूं, परमाणु मिसाइलों को कम करने को लेकर इसने बहुत सारे अमेरिका से समझौते किए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान पे आक्रमण भी किया, यानी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। जो चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश है, अब चेक अलग हो गया है और स्लोवाकिया अलग हो गया है, पहले एक ही थे चेकोस्लोवाकिया, उस देश में भी इसने विद्रोह को कम करने की कोशिश करी, ये भी याद रखना है। और इसके बाद में सोवियत संघ का अंतिम महासचिव आता है जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। अब आपको पता है इससे बार बार क्वेश्चन आता है, कितने महासचिव रहे इसमें? तो आप बोलोगे 5। पहले नंबर पे व्लादिमीर लेनिन, दूसरे नंबर पे जोसेफ स्टालिन, तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे निकिता क्रुश्चेव, चौथे नंबर पे लियोनिड ब्रेजनेव, और पांचवें नंबर पे आपका मिखाइल गोर्बाचेव। देखो पांचों याद करा दिया नाम आपको। अभी सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे या राष्ट्रपति थे, आपको ये भी याद रखना है। इन्होंने 2 नीति अपनाई थी, एक पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्ट। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हद से ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। पेरेस्ट्रोइका को ध्यान रखना है, पुनर्संरचना बोलते हैं, और खुलापन किसको बोलते हैं? ग्लासनोस्ट। अभी हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही पढ़ो कि इन्होंने 2 नीतियां अपनाई। दूसरी बात, ये अंतिम महासचिव रहे। तीसरी बात, इन्होंने राजनीतिक सुधार किए थे। राजनीतिक सुधार में ये था कि इन्होंने अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर दी। दूसरा काम, हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी, यानी हथियार बनाने से ज्यादा पैसा खर्च होता है, हमें हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जनता की विकास करने की जरूरत है। तो हमें हथियार ना बनाकर हमें जनता के विकास में पैसे खर्च करना। दूसरी बात, यही वो पर्सन था जिसने सोवियत संघ से अपनी सेना बुला ली। यही पर्सन था जिसने जर्मनी की दीवार जो है, जो बर्लिन की दीवार थी, उसको तोड़ने में कोई पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है। और तीसरी बात, सोवियत संघ का जो विघटन का आरोप जो लगा वो भी इसी के ऊपर लगा। आपसे पूछे कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा राष्ट्रपति जिम्मेदार था, कौन सा महासचिव जिम्मेदार था, तो आप क्या उत्तर बोलोगे? मिखाइल। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आगे शुरू करते हैं। आगे देखो क्या बताया गया, इसमें आगे बताया गया है कि बुक में बता रहा है, हमने मिखाइल सारे के सारे महासचिवों की बात कर ली, अब बात करना है गोरबचे और सोवियत संघ के विघटन की। अभी आपने देखा कि भाई सोवियत संघ के विघटन के लिए किस पर्सन को जिम्मेदार माना जाता है मेन, क्योंकि यही वो बंदा था जिसने छूट दी। ये छूट देता नहीं और इतना कुछ होता नहीं। ठीक है। अब छूट इसने क्या दी थी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब सोवियत संघ के विघटन की बात करते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ क्यों टूट गया? तो इसका रीजन यह है कि सोवियत संघ कमजोर हो गया था, और इसकी कमजोरी के एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण थे। और ये कमजोरी कब देखी गई? 1980 का दशक। इस टाइम पे ये देखा गया कि भाई सोवियत संघ जो है वो कमजोर हो गया। सोवियत संघ क्या हो गया? देखो बताया गया है कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए थे, और वो 1980 के दशक में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। आपसे पेपर में अगर पूछ रहे किस दशक में सोवियत संघ के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने थे, तो 1980 का दशक था। वैसे जनरली मैं बता दूं 1985 में बने थे। आप
याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ कमजोर क्यों पड़ा? सोवियत संघ कमजोर पड़ा तभी टूट गया। अब इसका कमजोर पड़ने का रीजन क्या था? इसके कमजोर पड़ने का कई रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये बताया जाता है कि सोवियत संघ जो है वो अमेरिका से पिछड़ गया। सोवियत संघ अमेरिका से होड़ कर रहा था कि मैं उससे ताकतवर बनना है, उससे ताकतवर बनने के लिए सारे प्रयास कर रहा था। जैसे पश्चिमी देशों ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ इसकी बराबरी लाने में सुधार जरूरी हो गए थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के सामान्य बनाने के लिए लोकतांत्रिक रूप देना चाहा और उसने सुधार का फैसला किया और उसने दो सुधार की बात करी थी। देखो, अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे आज तुम देख रहे हो ना हमारे यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई आ रहा है, या फिर हमारे यहाँ पर आज के ज़माने में तुम देख रहे हो कि इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है। आजकल हमें चाहे कहीं पर जाना हो, उसके लिए कैब बुक करना हो तो इंटरनेट, आजकल हमको खाना चाहिए, फूड डिलीवर कहीं करना है, आज हमको अपना कोई कुरियर कहीं भिजवाना है तो उसके लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। तो ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति हो रही थी अमेरिका में। अमेरिका से बहुत पीछे चल रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ। अमेरिका का ज़माना एक हाईटेक ज़माना उस समय बनने जा रहा था, तो सोवियत संघ भी चाह रहा था कि उसी के जैसा बनूं, लेकिन भाई पैसा खर्च होता है इसके लिए, और पैसा जब तक होगा नहीं आपके पास तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो पैसा खर्च करने के लिए इन्होंने चाहा कि हम कुछ सुधार कर देते हैं ताकि हम अमेरिका के जितना ताकतवर बन जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो लोकतांत्रिक रूप लाने का कोशिश की। इन्होंने दो तरीके के सुधार किए। कितने तरीके सुधार किए? दो तरीके के सुधार किए, ठीक है। और इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई ये सुधार की वजह से ना भाई हमारा पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। जो 15 गणराज्यों से मिलकर बने हम, वो हमारा 15 गणराज्य ही चला जाएगा। वहां की जनता जो थी अपनी सरकार को सोवियत संघ के नियंत्रण के विरोध करना शुरू कर दी। यानी वहां की जनता जानने लगी थी हमारी सरकार जो है हमारा पागल बना रही है, हमारी सरकार जो है हमारे लिए हित में काम ही नहीं कर रही है। इसीलिए वहां पर जो गोरबच्चे थे उनके शासक रहते सोवियत संघ में कई सारी गड़बड़ी का पता चल गया था। अब मैं बताता हूँ सोवियत संघ में क्या हुआ। तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट का मतलब होता है जो वर्तमान समय में शासक है ना उसको हटा दो, उसको हटा दो और उसकी जगह कोई और आ जाओ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी वर्तमान समय का कि भाई आप देख रहे हो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी उसको अल्टीमेट दिया 15 से 45 मिनट का, आप देश को जल्दी छोड़ के चल जाओ नहीं तो क्या करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। वो उसी समय निकल गई। अब उसकी इस जगह क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर विरोध चल रहा था उसका। ऐसे ही सोवियत संघ में भी विरोध आंदोलन हो रहे थे, तो तख्ता पलट हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया। तो आपके मन में सवाल भी आ सकता है मिखाइल गोर्बाचेव को हरा दिया तो उसके बाद कौन आया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेशेंस से समझते हुए चलना। सोवियत संघ के अंदर दो सुधार की बात हुई, एक पेरिस ग्लास नोट और दूसरा पेरिस्ट्रोइका। यहाँ पर सोवियत संघ के अंदर एक चीज मैंने और बताई कि आपको सोवियत संघ के अंदर तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान समय में शासक है उसको हटा दो, ठीक है भाई। अब ये तख्ता पलट क्यों हुआ? सोवियत संघ एक तो पड़ गया था कमजोर, दूसरी बात सोवियत संघ के जो नेता थे बहुत ज्यादा कर रहे थे भ्रष्टाचार, और जनता का जो जीवन था वो बहुत दुखी हो गया था। जनता अपनी सरकार से क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भाई हम पे ना ऐसे शासन हो। इसीलिए वहां की सरकार ने क्या किया, अपनी वहां की जो जनता थी, वहां की जनता ने सरकार के विरुद्ध में आवाज आंदोलन करने शुरू कर दिए, विरोध आंदोलन हुए, है ना। एक थे बोरिस याल्तसेन, ठीक है, बोरिस याल्तसेन, उन्होंने अगुवाई करी थी, ठीक है, बोरिस याल्तसेन थे। और मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में जो पहले रूस के जो राष्ट्रपति भी बनते हैं वो बोरिस याल्तसेन बनते हैं। इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना है, बोरिस याल्तसेन ने फिर वहां पर चुनाव भी करवाया और वहां का चुनाव जो है जीत जाते हैं, ठीक है। अब भाई जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो देश इसके साथ जुड़े थे वो देश इससे अलग हो गए। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये देश ऐसे थे जो इनसे अलग हो गए। उन्होंने डायरेक्ट घोषणा कर दी, ठीक है भाई। देखो बताया गया है कि दिसंबर 1991 में याल्तसेन के नेतृत्व में सोवियत संघ में तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इसने सोवियत संघ की पार्टी की सत्ता की समाप्ति की घोषणा कर दी और ये तीनों अलग देश बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी गई और वहां पर उसके आगे क्या कर दिया गया, वहां पर समाजवाद को कम कर दिया गया, समाजवाद को कम कर दिया, समाजवाद को हटा दिया गया, ठीक है, समाजवाद को क्या कर दिया, हटा दिया गया।
और समाजवाद की जगह पर क्या लाया गया? पूंजीवादी लोकतंत्र लाया गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे बहुत ज्यादा, CIS। CIS क्या है आपको याद रखना है, इसको देखो। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो भाई जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके विघटन के बाद में कई नए देश थे जो उससे निकले। तो भाई ऐसे देशों ने जो सोवियत संघ से निकल गए, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम इसका हिस्सा नहीं है। ऐसे देशों को कहा गया स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रपति। ठीक है भाई। और खासकर मध्य एशिया के गणराज्यों में बहुत सारे ऐसे देश हुए। मैप देख रहे हो? मध्य एशिया का मतलब अफगानिस्तान भी आता है और इसके यहाँ पर और भी देश आते हैं। जैसे तुम देख रहे हो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, छोटे छोटे से देश हैं यहाँ पर। अजरबैजान, अर्मेनिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसके रीजन में ही है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैप में थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो रहा है, मैं वैसे आप लोगों को कभी दिखा दूंगा। तो भाई स्वतंत्र राष्ट्र कुल के बाहर जो थे उन्हें तुरंत हल कर लिया गया, उन्हें राष्ट्र कुल के संस्थापक थे। कुछ देश ऐसे भी थे जो इसके बाहर हुए लेकिन उसको द्वारा इसका मेंबर बना लिया गया। तो आपके मन में सवाल हो रहा होगा बार बार कि आखिर सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों? अब सीधा इस पे याद हो। इसमें एक बात और याद रखना है कि सोवियत संघ जब खत्म हो गया, 15 गणराज्य अलग हो गए, तो सोवियत संघ के जो अधिकार थे, अधिकार यानी उत्तराधिकारी, किसको बनाया गया? तो याद रखना है रूस को बनाया गया। किसको बनाया गया? अब उत्तराधिकारी का मतलब जैसे सोवियत संघ के जितने भी परमाणु थे सारे के सारे रूस को दे दिए गए। सोवियत संघ का जो वीटो पावर था जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, वो भी रूस को दे दिया। तो उत्तराधिकारी के रूप में किसको अपनाया गया? रूस को अपनाया। ठीक है, आपको पता है 1917 से पहले भी रूस ही था, मैंने बताया था। उसके सोवियत संघ के विघटन के बाद भी कौन होंगे? रूस। सोवियत संघ नहीं रहा, ये ध्यान रखना। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या रीजन है सोवियत संघ के विघटन के? तो कोई एक नहीं, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं सोवियत संघ के विघटन। सबसे पहला बात बताया जाता है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं अंडरलाइन कहीं नहीं करूंगा, आप सुनना। आपको नोट्स बनाने तो आप अपना आराम से अच्छे से लिखना। पहला पॉइंट है जनता को भ्रम में रखना। इस सोवियत संघ ने अपनी जनता को झूठ कहा कि हम पश्चिमी देशों से बहुत आगे चल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं था। जब जनता को पता चला तो जनता सरकार को शक की दृष्टि से देखने लगी। दूसरा, जो सोवियत संघ थी वहां पर एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। उसका 70 वर्षों तक शासन रहा, लगभग लगभग 70 वर्षों तक शासन रहा। और इस 70 वर्षों के शासन में उसने ऐसे काम किए नहीं कि वो और शासन कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं कि उसने कुछ बिल्कुल बेकार ही किया, अगर बिल्कुल बेकार होती तो कोई पार्टी 70 साल तक थोड़ी राज कर पाती। लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी कैसी हो गई, अच्छा काम करने लगी। तीसरी बात कहते हैं इसके नेता जो थे भ्रष्ट हो गए, इसी वजह से भी जनता इसका विरोध करने लगी। चौथी बात ये थी कि पश्चिमी देश यानी अमेरिका और भी जो पश्चिमी देश थे यूरोप के, वो चाहते थे कि पूर्वी देशों में पूंजीवाद आ जाए, तो वो देश भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो पश्चिमी देशों का हाथ भी इनका कहा जाता है। पांचवा रीजन ये माना जाता है कि सोवियत संघ ने अपना ज्यादातर पैसा जो है हथियार बनाने में और देशों को शामिल करने में खर्च कर दिया, इससे वो जनता की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। छठी बात होती है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियां अपनाई थी, एक ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका, जिसे बोलते हैं खुलापन और पुनर्संरचना। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ेंगे अभी इतना। तो जो खुलापन है, ग्लास नोट जिसको बोला गया है, उसके अंदर क्या है भाई, राजनीतिक सुधार करनी पड़ेगी। जो पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, देश ही के अंदर सब कुछ बनेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, जितने भी उद्योग होंगे सब कुछ सरकार के होंगे, ये चीज नहीं मानी जाएगी। थोड़ा सा खुलापन लाएंगे अर्थव्यवस्था में। दूसरा, इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की, पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि जितना नियंत्रण सरकार का था संसाधनों पर, वो सब धीरे धीरे निजी करने लगे कि प्राइवेट जिसको खरीदना है वो खरीद भी सकता है। पेपर में आता है बहुत बार। ठीक है, एक छोटी सी चीज मेरे को यहाँ दिख गई है तो मैं अभी बता देता हूँ। पेपर में बहुत बार आता है बाल्टिक गणराज्य किसे कहते हैं, मैंने बताया था कल की क्लास में ही।
एस्टोनियो, लिथाविया और लिथुआनिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। बाकी की जो जितनी चीज़ रह गई है उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस नहीं करेंगे।